नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य आज पीजीटी, टीजीटी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है और सभी विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य भी है। इसलिए इस पुस्तक से संबंधित आज हम ध्वनि के अंतर्गत दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ध्वनि के अंतर्गत इन्होंने 10 चीज़ों को रखा है जिन्हें हम आपको दिखा देते हैं। ये हैं तो वर्ण का स्वरूप, हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक, पंचमाक्षर और अनुतान, वर्णों का उच्चारण, बलाघात, स्वराघात, संगम, अनुतान, संधि, सामान्य नियम, उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उनका निदान, इन सभी चीज़ों को इन्होंने ध्वनि के अंतर्गत रखा है। तो हम इन सभी को पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक। इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ हैं यहाँ से प्रश्न बने करते हैं, तो इन्हीं को हम सबसे पहले देख लेंगे। समय भी हमारे पास कम ही बचा है, 8 से 9-10 के बीच परीक्षा होनी है पीजीटी की, इसलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें हमें बहुत आवश्यक हैं यहाँ से ही प्रश्न बना करते हैं, उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में जो शुद्ध हों उनके सामने सही का चिन्ह कोष्ठक में लगाएं और जो अशुद्ध हों उनके सामने गलत का चिन्ह कोष्ठक में लगाएं। ई अल्प प्राण अक्षर है, सही है। ह का बाह्य प्रयत्न अघोष है, ये सही है, ये गलत है। हा का बाह्य प्रयत्न अघोष है, ये गलत है। श का उच्चारण स्थान तालु है, ये सही है। यवरल अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ये भी सही है। यमगणनम अनुनासिक वर्ण है, ये गलत है, ये नासिक के वर्ण हैं, अनुनासिक नहीं नासिक के वर्ण हैं। एक मात्रिक उच्चारण को दीर्घ कहते हैं, नहीं कहते, ये प्रश्न गलत है। एक मात्रिक उच्चारण को हम दीर्घ नहीं लघु कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरें। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 3 भेद हैं। जिन वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये सभी प्रश्नों को मैंने पीछे से अध्ययन करके, जो विस्तृत दिए गए हैं वहाँ से अध्ययन करके तब इनमें भरा है, तो ये सभी ठीक से भरे हुए हैं। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। छ, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय जो यत्न करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग करना होता है उन्हें अघोष प्रयत्न कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बनाने वाले वर्ण दिए गए हैं। जो शुद्ध हों उन्हें आगे कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाएं और जो अशुद्ध हों उनके आगे कोष्ठक में गलत का चिन्ह लगाएं। तो जैसे एक ही शब्द बना विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में कितने वर्ण दिए गए हैं, तो इन सब को हम अच्छे से तोड़ लेंगे। वा, ई, दा, वा पे हलंत लगेगा, जब इसमें से स्वर निकल गया तो वा में हलंत लगेगा। वा प्लस ई प्लस दा प्लस या प्लस आ प्लस रा था ई। तो इस प्रकार से अब हम इन सभी को जब मिला देंगे तो शब्द हमारा सही से बन जाएगा विद्यार्थी। विद्युत को देख लेते हैं। वा प्लस ई, दा, या, उ, त, विद्युत। ठीक, ये सही नहीं। ये विद्युत सही है। बा, ई, दा, या, उ, त, विद्युत ठीक है। क्रम तो का, रा, आ, क्र, या, आ, ये क्रय बनता है और इन्होंने क्रम लिखा, ये गलत है। प्रतीक्षा में पा, रा, आ, प्रा, ता, ई दीर्घ होनी चाहिए, इन्होंने ह्रस्व लिखा, ये भी गलत है। बचपन व, अ, च, अ, प, अ, न, आ, बचपन, बचपन सही है। सत्य सा, आ, ता, या, आ, सत्य भी ठीक है।
कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो श को ये शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ पर पूर्ति कर देंगे। श के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, ये शा ताला बिशा कहा जाता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ये है। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, यहाँ बिंदु आएगा। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए दे तो कंठ तालु होता है, ए ऐ का दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। तो यहाँ तालु नहीं कंठ लिखा है, तो ये सही है। तालु यहाँ लिखा है, कंठ यहाँ हो जाएगा, कंठ और तालु होता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे कच्चा, शब्द कच्चा बना तो दो चा बने, तो ये युग्मक ध्वनि है। पाठक धैर्य बनाए रखें, कभी कभी ट्रेन की आवाज़ आ जाती है, रेलवे ट्रैक के किनारे ही घर है हमारा। तो ये जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह ध्वनि द्वित्व युग्मक कहलाती है। काम में ध्वनियाँ हैं 3, का आ मा, 3 ध्वनियाँ हैं यहाँ, और जब हम इसे तोड़ेंगे तो ध्वनियाँ 4 आएंगी, परंतु यहाँ 3 ध्वनियाँ दी हुई हैं। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। जो बद्धाक्षर होते हैं उनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, बलाघात होता है विसर्ग वाले अक्षर पर। तो ये यहाँ हमने इसको अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। ये देखिए, विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, जैसे दुख, निस्संदेह, दुशासन और अंतःकरण। तो यहाँ से हमने इन प्रश्नों को तैयार करके पूरा अध्ययन करके पूरे टॉपिक का तब आपको दिया है। संगम हमेशा शब्दों के बीच में होता है और विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है। संगम हमेशा शब्दों के बीच में होता है। नीचे लिखी संधियों तथा संधि विच्छेदों में से शुद्ध के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह लगाइए और अशुद्ध के सामने गलत चिन्ह लगाइए। तो परोपकार, पर प्लस उपकार, ठीक है। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ये भी ठीक है। एक एक प्लस एक, ये भी सही है। मनोरंजन, मनोर प्लस रंजन, गलत है। मनः प्लस रंजन होना चाहिए। नमस्कार में नमः प्लस कार, ठीक है। पुनरुक्ति में पुनः प्लस उक्ति, ये भी सही है। इत्यादि का इति प्लस आदि होना चाहिए, ये गलत है। संकल्प का सम प्लस कल्प होना चाहिए, तो ये गलत है। इतना ही अंतर है, इन्होंने यहाँ हलंत नहीं लगाया, मैंने इसे रेड पेन से लगाकर ठीक कर दिया है। परंतु ये यहाँ विकल्प में यदि ऐसा आता है कि जिस माँ में सम उपसर्ग है और उसमें माँ में हलंत नहीं होता, तो ये विकल्प गलत होता है। भूषण, भू प्लस अन, तो ये भू प्लस अन भी गलत है। भूष प्लस अन होता है, तब होता है भूषण। तो संकल्प जब तक माँ में हलंत नहीं लगेगा सम उपसर्ग के माँ में, तब तक ये संकल्प शब्द पूर्ण नहीं होगा। और भूषण भी गलत है, भूष प्लस अन होना चाहिए, तो इन्होंने भू प्लस अन लिखा है। प्रथमोऽध्यायः, ये सही है। प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय लिखा है, ये ठीक है। दुशासन, दुह प्लस शासन, तो ये गलत है। दुह प्लस शासन, ये दुह में विसर्ग होनी चाहिए, तो ये दुह विसर्ग वाला होना चाहिए। और ये दुह तो एक धातु हो गई और ये विसर्ग है, ये उपसर्ग है। तो इस उपसर्ग को दुह उपसर्ग लगने पर शब्द बनता है हमारा दुशासन। शासन शब्द में दुह उपसर्ग लगा,
या दुर उपसर्ग उपसर्ग होता है दुर, तो दुर प्लस शासन अर्थात बुरा शासन। तो हम इसको दुह प्लस शासन लिख सकते हैं अथवा दुर प्लस शासन भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। निर्धन निह प्लस धन, विसर्ग नहीं है इसलिए ये भी गलत है। अभिषेक अभि प्लस सेक, ये सही है, लेकिन इसको ये हो जाएगा, ये वाला शाह हो जाएगा, ये होना चाहिए अभिषेक में। बाग प्लस जाल, बाग जाल, ये ठीक है। सच्चरित सत प्लस चरित्र, ये भी ठीक है। नीचे कुछ शब्दों के संधि विच्छेद दिए गए हैं, उनकी संधि करके लिखिए। महा प्लस ईश महेश होता है, सदा प्लस एव सदैव होता है, गण प्लस ईश गणेश होता है, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी होता है, अनु प्लस अ अन्वय होता है, नौ प्लस एक नाविक होता है, रमा प्लस ईश रमेश होता है, बधु प्लस उत्सव बधोत्सव होता है, महा प्लस ओज महौजा होता है, ने प्लस अन नयन होता है। संधि विच्छेद करें तो देवेंद्र का होगा देव प्लस इंद्र, शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार का, सर्वोदय का सर्व प्लस उदय, सद्भावना का सत प्लस भावना। जस्ट संधि हो जाएगी तो यहाँ ता को दा हो जाएगा। वांग्मय बाग प्लस मय, वाक माने वाणी, तो वांग्मय कहते हैं साहित्य को, तो वाक प्लस मय। निर्विवाद निह प्लस विवाद, यथोचित का होगा यथा प्लस उचित, व्याकुल का बी प्लस आकुल, उन्नति का उत प्लस नति, जगदीश का जगत प्लस ईश। तो योजक संगम किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, प्रश्न है संगम किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो योजक को संगम कहते हैं, संगम शब्दों को के बीच में आता है। अनुतान की विशेषताएं बताइए, तो अनुतान की विशेषताएं हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से अनुतान की विशेषताएं बड़े विस्तृत रूप में और बहुत अच्छे से दी हुई हैं। अनुतान किसे कहते हैं? अनुतान सुर लहर को कहते हैं। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान रहता है। सुर का अर्थ होता है लय। किसी भी गाने में लय नहीं है तो वो गाना बेकार लगता है, कर्णप्रिय नहीं होता। तो सुर एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सभी जगह पाया जाता है और सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान रहता है। इसी का समानार्थी शब्द तान है। इसे हम शब्द का अर्थ परिवर्तक सुर कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सुर लहर रहती है। यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सुर लहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। सुर लहर के मुख्यतः दो भेद हैं, एक शब्द सुर लहर, दूसरा वाक्य सुर लहर। तान भाषाओं में शब्द सुर लहर का विधान है, अतान भाषाओं में शब्द सुर लहर नहीं वाक्य सुर लहर का विधान मिलता है इसमें। लेकिन कहीं कहीं शब्द में भी सुर लहर का प्रयोग देखा जाता है। जैसे अच्छा, एक शब्द है अच्छा। अच्छा का उच्चारण ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत के अनुसार करने से इसके तीन अर्थ स्वीकृति, विरोध तथा प्रतिशोध होते हैं। वाक्य में सुर लहर से अर्थ भेद हो जाता है। इसमें शब्द का क्रम भी बदल जाता है। जैसे क्रिया कौन करेगा, तथा यहाँ प्रश्न पूछा गया कौन करेगा और हमने इसी को ऐसे लिख दिया करेगा कौन। तो यहाँ तो कौन करेगा ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछा गया है और यहाँ करेगा कौन अर्थात कोई नहीं करेगा। निषेध मिलता है यहाँ। विशेषण अच्छे आदमी हैं सामान्यतः ठीक है और आदमी अच्छे हैं अर्थात बहुत सुंदर आदमी हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। तो इसी को शब्दों की सुरलहर कहा गया है। तो हम जिस प्रकार से शब्द को बोलते हैं उसके तीन अर्थ ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत के उच्चारण के साथ अर्थ भी तीन प्रकार से स्वीकृति, विरोध तथा प्रतिशोध में निकलते हैं।
तो ये अनुतान की विशेषताएं हमने पढ़ ली। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों में से सही उत्तर चुनकर क्रमाक्षर के साथ लिखें। इसका उच्चारण स्थान तालु है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सम प्लस उच्चय होगा, सम प्लस उत प्लस चय। ये है। श और सा के उच्चारण भेद को स्पष्ट कीजिए। ये शा तालव्य सा कहलाता है और ये दंत्य सा कहलाता है। इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसका दंत्य है। ये उच्चारण भेद स्पष्ट हो गया। निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाइए। का, आ, मा, आ, ला, आ अर्थात कमल। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की न्यूनतम लिपीय इकाई वर्ण कहलाती है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। अ, आ आदि वर्णों को मनुष्य अपनी वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त करता है तो वह ध्वनि कहलाती है। कोई भी वर्ण हुआ, जब हम इन्हें वागेंद्रियों द्वारा बोलते हैं तब वो ध्वनि कहलाती है, वही वर्ण ध्वनि कहलाता है। और जब हम इसी ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। क्या निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। क्या श का उच्चारण स्थान तालु है? हाँ। क्या ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? हाँ, होता है। क्या या, र, ल व अंतस्थ व्यंजन है? यस। क्या संगम हमेशा शब्द के अंत में आता है? नहीं, संगम हमेशा शब्द के बीच में आता है। तो फिर से प्रश्न देख लेते हैं। चोरी के अपराध में, ये कथन है, चोरी के अपराध में एक आदमी पकड़ा गया पर वह चोर नहीं था। जज ने उससे पूछा, तुम चोर हो? अपराधी ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। चोर शब्द को उस आदमी ने जिस ढंग से कहा उससे प्रतीत होता है कि वह चोर नहीं है। ध्वनि के ऐसे उच्चारण को क्या कहते हैं? ध्वनि के ऐसे उच्चारण को अनुतान कहते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाएं। द, अ, का, श, अ, दक्ष शब्द बनता है हमारा दक्ष। ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध्वनि शब्द दे दिया। यही तो घुमाने वाला प्रश्न है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। हमने तो वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा है, ध्वनि का तो उच्चारण स्थान पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा अटपटा प्रश्न दे दिया है। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान हम यहाँ वर्णों को देख लेंगे। ता, था, दा, धा, ना। ये दो वर्ण दांतों वाले हैं, जो दांतों से बोले जाते हैं, धा और ना। अच्छा, वा है तो इसका भी उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, इसलिए ये ध्वनि जो पूरा शब्द है, इस शब्द का उच्चारण स्थान हुआ दंत। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति होगा। सु का अर्थ होता है अच्छी, उक्ति मानी कहावत या कथन, अच्छा कथन। निम्नांकित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाएं। या, अ, ज, य, अ अर्थात पूरा शब्द बना यज्ञ। ओ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ये है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत। व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? बी प्लस अर्थ, ये सही है। पवर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ से होता है। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? अंतः प्लस गत। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? नार प्लस अयन। नार कहते हैं जल और अयन माने घर। जल ही है घर जिसका, तो वो कहलाया नारायण। चवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ये तालु से होता है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस अर्थ, नहीं, स्व प्लस अर्थ। स्व माने अपना, अर्थ माने साधन या मतलब। अपना मतलब जहाँ हो
तो वहाँ स्वार्थ होते कहते हैं उस चीज को, और स्वार्थ में संधि है दीर्घ संधि। नायक का सही संधि विच्छेद होगा नई प्लस अक। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? तो स प्लस अष्ट प्लस अंग। ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद स्व प्लस अर्थ होता है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नई प्लस अक। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? स प्लस अष्ट प्लस अंग। डा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। निम्नलिखित ध्वनियों से मिले शब्द का प्रयोग एक वाक्य में करें। तो का आ ले आ शा आ कलेश शब्द बनता है, परंतु यहाँ भी अंतर है। का आ ला ए श आ, इस प्रकार से हम इस शब्द को बनाएंगे और इस प्रकार से प्रयोग भी कहीं हम किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के अनुसार प्रसंग के अनुसार इस वाक्य का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग वाक्य में हम कर सकते हैं। तो ये ध्वनि का टॉपिक पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।